यस बेटा, प्लांट एमब्रियोलॉजी। बेटा आपका माइनर है 11, तो इसका वीडियो सोल्यूशन है आपके सामने बेटा। सब्जेक्ट बॉटनी। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 136। फर्स्ट स्टिमुल्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओवरी इनटू फ्रूट कम्स फ्रॉम। अंडाशय का फल में रूपांतरण हेतु प्रथम उद्दीपन का स्रोत है। देखिए बेटा, आप जानते हो बेटा इस फ्रूट का फॉर्मेशन किससे होता है? एक ओवरी से होता है। किससे होता है बेटा? ओवरी से। तो एक फर्टिलाइज जो ओवरी होता है वो एक फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। बट आप जानते हो ये ओवरी कब स्टिमुलेट होती है? जब बेटा आप जानते हो कोई भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है और फिर एग सेल को क्या करता है बेटा? फर्टिलाइट करता है। क्योंकि आप जैसे ही एग सेल फर्टिलाइट होता है तो ओवरी आप जानते हो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए मेन आंसर आप जानते हो कौन सा होगा बेटा? सेकंड इज पॉलिनेशन। यस बेटा। क्वेश्चन नंबर है अगला बेटा 137। देखिए बेटा, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स ऑफ ओव्यूल फ्रॉम एम्ब्रियो इट इज कॉल्ड। बीजांड की कायिक कोशिका से भ्रूण के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। बेटा अपन जानते हैं नॉर्मली बात अपन करते हैं, तो नॉर्मली बात करने के लिए अपन क्या करते हैं? देखो, कोई भी प्रोसेस होती है जो एक सोमेटिक सेल होती है बेटा। अब अपन जानते हैं जो सोमेटिक जो सेल होती है उसका जब डेवलपमेंट होता है तो एक एम्ब्रियो सेल बनती है, और उस एम्ब्रियो सेल को किस नाम से जानते हैं? एडवेंटिस एम्ब्रियो सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना बेटा? तो इसलिए यहाँ पर आपके जो भी ओव्यूल की जो सोमेटिक सेल होती है जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है वो एक एडवेंशियस पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन कहलाती है। यस बेटा, आगे चले बेटा। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर 138। इन द एम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकोट एंड ए ग्रास ट्रू होमोलॉगस स्ट्रक्चर आर। एक प्रारूपिक द्विबीजपत्री तथा एक घास के भ्रूण में सत्य समजात संरचनाएं है। बेटा अपन जानते हैं डाइकोट, और डाइकोट के अंदर जानते हैं बेटा कोटलीडन होते हैं। तो कोटलीडन कितने होते हैं? नंबर ऑफ कोटलीडन 2 होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 2 होते हैं। बट मोनोकोट के अंदर आप जानते हो मोनोकोट के अंदर कितना होंगे बेटा आपके कोटलीडन? ओनली 1 होता है। कितना होता है बेटा? 1 होता है। और इसी 1 को क्या बोलते हैं? स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूटेलम। तो इसका मतलब है कोटलीडन है ना, और स्कूटेलम। तो ये क्या हो गया बेटा? इसके होमोलोगस हो गए, जो दोनों का फंक्शन जो ही है। तो इसलिए आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? इज थर्ड। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है अगला बेटा 139। इन सीड्स ऑफ ब्लैक पेपर एंड व्हीट रिमेंट्स ऑफ न्यूसिलस आर प्रेजेंट नॉन एज। काली मिर्च और शकरकंद के बीजों में बीजांड काय का अवशेष उपस्थित होता है, वह कहलाता है। बेटा अपन को पता है कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है न्यूसिलस। जैसे अपन जानते हैं बेटा ये आपका क्या है? एक प्रकार का ये आपका एक ओव्यूल है। क्या है बेटा? ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल की जो सेल्स होती है इनको बोलते हैं कौन सा? न्यूसिलस। क्या बोलते हैं बेटा इनको? न्यूसिलस। तो ये न्यूसिलस सेल्स अपन जानते हो बेटा जब ये वेस्टिजियल हो जाती है तो एक एक पतले लेयर के फॉर्म में हो जाती है। तो ये जो आपका थिन लेयर होता है, ये थिन लेयर केवल कुछ ही प्लांटों में पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? एक तो काली मिर्च और दूसरा कौन सा है? बीट है, शकरकंद है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्पेशली पेरी स्पर्म। किस नाम बोलते हैं बेटा? पेरी स्पर्म के नाम से जानते हैं। तो ये वाला स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कुछ एग्जाम्पल। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन बेटा 140। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिलेशन टू एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। भ्रूणपोष परिवर्धन के संबंध में, भ्रूणपोष परिवर्धन के संबंध में कितने कथन सत्य है? चलो देखते भाई। पहला है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट। भ्रूणपोष परिवर्तन भ्रूण को प्रारंभ करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अपन जानते हैं कि बेटा यहाँ पर भ्रूणपोष जो होता है जैसे ही बनता है तो एम्ब्रियो का क्या करता है? वो डेवलपमेंट करता है, क्योंकि न्यूट्रिशंस देता है। ठीक है। उसके बाद देखो द मोस्ट कॉमन एंडोस्पर्म
डेवलपमेंट इज फ्री न्यूक्लियर टाइप एंडोस्पर्म। सबसे सामान्य भ्रूणपोष परिवर्धन मुक्त केंद्रीय प्रकार का भ्रूणपोष होता है। बिल्कुल राइट है बेटा। थर्ड, एंडोस्पर्म टिश्यू इज द फील्ड विथ रिजर्व फूड मटेरियल एंड यूज द न्यूट्रिशन डेवलपमेंट फ्रूट। भ्रूणपोष ऊतक संग्रहित भोज्य पदार्थ से भरा होता है तथा परिवर्तित फल के पोषण में प्रयुक्त होता है। फल नहीं होगा, ध्यान रखना। किसके पोषण में करता है? न्यूट्रिशन किसको देता है? एम्ब्रियो, भ्रूण के लिए देता है, फ्रूट के लिए नहीं देता। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? क्वेश्चन गलत हो गया। इसके बाद देखो, सराउंडिंग व्हाइट कर्नल ऑफ कोकोनट इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। नारियल में चारों तरफ की सफेद गिरी कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। बिल्कुल सही है। क्या है बेटा? बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या पूछा है? कितने कथन सही है? देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कितने हुए बेटा आपके? 3 एकदम राइट है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर। वायु परागित पुष्प है। अब देखो, वायु परागित पुष्प के अंदर देखो क्या होता है स्पेशली करेक्टर बेटा? स्मॉल, ब्राइट कलर्ड, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन। भाई लार्ज नंबर पोलन ग्रेन तो ठीक है, बट आप जानते हो कि छोटे और चमकीले होंगे क्या? नहीं होंगे, सिंपल सी बात है। दूसरा देखो, स्मॉल तो होंगे, प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन्स, ये हो सकता है। भाई छोटे होते हैं, बहुत अधिक संख्या में शुष्क परागण उत्पन्न करते हैं, बिल्कुल हो सकता है। लार्ज प्रोड्यूसिंग एबंडेंट नेक्टर एंड पोलन ग्रेन, बड़े प्रचुरता में परागकण तथा मकरंद उत्पन्न करते हैं। मकरंद से कोई मतलब नहीं है एयर वाले को। स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर एंड ड्राई पोलन, छोटे शुष्क परागकण में मकरंद उत्पन्न करते हैं, मकरंद भी नहीं करते हैं। इसलिए मेनली आंसर कौन सा जाएगा बेटा आपका? सेकंड इज राइट, क्योंकि स्मॉल होंगे और लार्ज नंबर पे होंगे और ड्राइनेस होंगे पोलन ग्रेन, तो ये ज्यादा मोर करेक्ट आंसर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर है 142। देयर आर 10 stamens in one individual flower of a crotalaria. In each microsporangium of every stamen there are 30 microspore mother cells. How many pollen grain are formed that flower? अब देखो बेटा, इसको समझे आप क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है। ये क्रोटेलेरिया के एक पुष्प में 10 पुंकेसर है। कितने पुंकेसर है बेटा? 10 स्टेमन है। ये 10 स्टेमन है, ठीक है भाई। प्रत्येक पुंकेसर की प्रत्येक लघु बीजाणु में 30 लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं। देखो बेटा, अपन को पता है, अपन एक स्टेमन की बात करते हैं, यहां पर केवल एक स्टेमन की बात करते हैं अपन। तो एक स्टेमन में अपन को पता है कि यहाँ पर बेटा 30 क्या है? माइक्रोस्पोर मदर सेल है, एमएमसी है। और आपको पता है जब एक एमएमसी होती है तो एक एमएमसी जो सेल होती है वो कितने यहाँ पर माइक्रोस्पोर बनाती है बेटा? 4 माइक्रोस्पोर बनाती है। तो ये कितने हो गए? 30 × 4 कितने हो गए बेटा? 120। कितने हो गए बेटा? ये 120 हो गए, ठीक है ना। अब देखो, ये जो 120 आए हैं आपके, अब 120 तो ये केवल एक स्टेमन की बात हुई है बेटा। कितने की हुई है? एक की हुई है। और अपन जानते हैं कि यहां पर आपके क्या पूछा है? परागकण प्राप्त होंगे। अब परागकण मतलब आप जानते हो कि पोलन ग्रेन होते हैं। तो पोलन ग्रेन आप जानते हो बेटा कि माइक्रोस्कोप के अंदर 2 मेल गैमीट्स पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो रेगुलर क्या होंगे बेटा आपके? यहाँ पर डायरेक्टली क्या करेंगे अपन? ये हो जाएंगे आपका कितना हो गया? 120 इंटू कितना, जल्दी बताओ कितना से करेंगे अपन? भाई 10 को तो अपन को करना ही पड़ेगा। तो कितने हो गए बेटा आपके? 1200 हो गए कि नहीं हो गए? अब 1200 हो गए, इसके बाद क्या होगा कि एक के अंदर 4 बनेंगे, नहीं बनेंगे? तो इसका मतलब कितना हो गया ये आपका? 48,000। तो ये 48 का 1000 नहीं, 4800। तो कौन सा आंसर आ जाएगा आपका? फर्स्ट आंसर इज द क्लियर आ जाएगा बेटा। इसके बाद देखो, इफ ए स्पोरोफाइटिक मोनोसियस प्लांट हैज 2n = 10 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देन फाइंड आउट। हाँ भाई बताओ, यदि एक बीजाणुद्भिद द्विलिंगी पादप में 2n = 10 गुणसूत्र संख्या है तो बताइए
भ्रूण कोश में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ एंडोस्पर्म, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन एक्स सेल और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पोलर न्यूक्लियाई। तो बेटा अपन देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके कि यहाँ पर दे रखा है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n इक्वल टू 10। इसका मतलब है n बराबर कितना हो जाएगा? 5। इट इज क्लियर? ओके। अब ये पूछा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म आप जानते हो बेटा कैसे होता है, जल्दी बताओ। ये होता है 3n। कैसे होगा? 3, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया? 15 हो गया। इसके बाद देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्सेल। एक्सेल आप जानते हो बेटा कैसी होती है? आप जानते हो यहाँ पर नॉर्मली n होती है, इसका मतलब 5 हो गया। ठीक है। इसके बाद होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई आप जानते हो बेटा 2n होता है। कैसे होता है? 2n होता है। तो 2 इंटू 5 इंटू 10 हो गया। तो आंसर क्या आ गया? 15, 5 और 10। अब देखो यहां पर क्या है, 15, 5 और 10 कौन सा ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। तो इसका मतलब है आपका आंसर कौन सा हुआ? थर्ड इज द राइट हुआ बेटा। ओके बेटा। अगला क्वेश्चन है 144। While planning for an artificial hybridization program involving dioecious plant, which of the following step would not be relevant? जब एक लिंगाश्री पादप, देखो लिंगाश्री का मतलब आप जानते हो बेटा क्या होता है? लिंगाश्री मतलब डायोसियस, मतलब डायोसियस, दोनों डिफरेंट अलग अलग घर में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? कंडीशन आपकी जो कंडीशन होती है कि वो कैसे हो गया आपका? डायोसियस प्लांट है। भाई ये प्लांट तो ये है जो मेल वाला है, और दूसरा कौन सा है? ये फीमेल वाला है। ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है। कृत्रिम संकरण योजना बनाई जाती है तो निम्न में से कौन से पद की आवश्यकता नहीं पड़ती है? भाई सिंपल सी बात है, बैगिंग ऑफ फीमेल फ्लावर बिल्कुल पड़ती है। डस्टिंग फॉर मेलन स्टिग्मा बिल्कुल पड़ती है। इमेस्कुलेशन, अब इसमें इमेस्कुलेशन में पता है अगर फीमेल वाला पोर्शन है तो बेटा इसमें आपको पता है मेल वाला रिमूव नहीं कराना है। नहीं कराना है तो इमेस्कुलेशन की यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए आंसर कौन सा हो जाता है? थर्ड इज द क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा। अगला चलो 145। मैच द फॉलोइंग। चलो भाई मैच करो, क्या कहता है? ABCD। ठीक है। अब देखो हाइपोकोटाइल, हार्ट शेप आप जानते हो एम्ब्रियो होता है कि नहीं होता है? पेरिस्पर्म मैंने आपको पहले भी बताया था, ब्लैक पेपर और व्हीट पेरिस्पर्म अभी आया था थोड़ी देर पहले, याद करो। हार्ट शेप में आप जानते हो कौन होता है बेटा? अपन का एम्ब्रियो होता है कि नहीं होता है? इसके बाद देखो फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट मतलब ऐसे फ्रूट जो कैसे होते हैं बेटा? गुदेदार होते हैं, जैसे गुआवा। तो ये हो गया आपका गुआवा और ऑरेंज हो गया। एपीब्लास्ट, एपीब्लास्ट आप जानते हो रिड्यूस ऑफ कोटलीडन होता है, तो ये एपीब्लास्ट हो गया कि नहीं हो गया? अब देख लीजिए आप बेटा, इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए आराम से कौन सा है। हम अब देखो ए, हाँ हाइपोकोटाइल कौन सा पार्ट है? रेडियल और टेप रूट वाला है, या फिर आप जानते हो एमरो वाला है, या ग्राउंड नट एंड द मस्टर्ड? तो ग्राउंड नट एंड मस्टर्ड क्या हाइपोकोटाइल वाला पार्ट है, या फिर रेडियल और रूट टेप वाला? तो ए का देखो, ए का फिफ्थ वाला आएगा, बी का फोर्थ वाला आ गया, बी का फोर्थ वाला आ गया, सी का सिक्स वाला आ गया, सिक्स वाला आ गया, डी का कौन सा आ गया? सेकंड वाला आ गया, डी का सेकंड वाला आ गया। ठीक है। और ई का थर्ड वाला आ गया, तो ई का आपका आ गया थर्ड वाला। रेडिकल एंड टैप रूट एपिक्लास्ट, तो रेडिकल एंड टैप रूट। अब देखो इधर देखो सेकंड वाला, देखो ए में सेवंथ वाला, ए में सेवंथ वाला क्या आएगा? क्या नहीं आएगा? हाइपोकोटाइल। बी का फोर्थ वाला आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सी का आ गया आपका फ्लैशी फ्रूट, बिल्कुल आ रहा है। डी का सेकंड देखो आपका डी का सेकंड आ रहा है। ई का फर्स्ट, बिल्कुल ई का फर्स्ट। तो ये ज्यादा मोर करेक्ट आंसर है। कौन सा है बेटा? आपका सेकंड इज द मोर करेक्ट आंसर। तो एक दूसरे से सुमिल कर दीजिए, आ जाएगा बेटा इसमें आपके। भाई देखो ये बीज पत्रधार, ये हृदयाकार आप जानते हो बेटा ये क्या है? आपका भ्रूण होता है।
है ना। मासल फल गुजर होता है, आप जानते हो ये अमरूद वगैरह होता है। परिभ्रूण पोष होता है, ये आप जानते हो किससे पाया जाता है, ये काली मिर्च चुकंदर में होता है। एपीब्लास्ट वाला कंडीशन क्या होती है, एक प्रकार का वो कोटलीडनी होता है, और वो कैसा होता है यहाँ पर बेटा, ये रिड्यूस वाला पोर्स होता है। तो ये सारे चीजें आपको ध्यान में रखनी है बेटा। अगला बेटा क्वेश्चन आता है 146, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेटर देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में बेहतर होता है क्योंकि आप जानते हो बेटा, क्रिएट न्यू ब्रेरिड, नए प्रकार का बनाता है, ये बात सही है। एनहेंस सर्वाइव एडवांटेज, उत्तरजीविता को बढ़ाता है। डिग्रेड द रिप्रोडक्शन हेल्थ, जनन स्वास्थ्य की अवगत करता है। मोर देन वन ऑप्शन, इसका मतलब है कि आपका पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। इसका मतलब है आंसर कौन सा हो गया बेटा, 4 नंबर का। तो क्योंकि इसमें दे रखा है आपका मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तो ये ज्यादा सही हो जाएगा। द एंडोथीसियम इज नेसेसरी इन टिपिकल एंथर फोर, एक प्रारूपिक परागकोश में अंत स्तर आप जानते हो क्या होता है मेनली बेटा, हाँ एक एंडोथीसियम आप जानते हो बेटा, एंडोथीसियम का मेन काम क्या होता है आप जानते हो बेटा, डिहेसेंस का काम होता है। तो डेसीसेंस का काम होता है, किसके काम में काम करता है बेटा, ये आपका मेनली एंथर पे काम करता है। तो डिसेंस ऑफ फ्लावर नहीं करेगा, डिसेंस ऑफ द एंथर लूप करेगा, डिसेंस ऑफ कनेक्टिव नहीं करेगा, डिसेंस ऑफ ओवरी बॉल नहीं करेगा। तो मेनली क्या हो रहा है बेटा आपका, मेनली फर्स्ट नंबर इज द करेक्ट आंसर। In maximum angiosperm just before descent of anther partial mature male gametophyte have, अधिकांश आवर्तबीजी परागकोश के प्रस्फुटन से तुरंत पूर्व आंशिक परिपक्व नर युग्मोद्भिद होता है। बेटा अपन जानते हैं कि हमेशा जो भी प्रकार का पोलन ग्रेन होता है, इस पोलन ग्रेन के अंदर एक तो वेजिटेटिव सेल्स होती है और दूसरी कौन सेल होती है बेटा, जनरेटिव सेल्स होती है। तो वेजिटेटिव सेल्स होती है तो इसका मतलब है ये किस फॉर्म में हो गया, 2 सेल फॉर्म में हो गया ये। तो मैक्सिमम अपन को पता है 60% एंजियोस्पर्म के प्लांटों के अंदर हमेशा ये पोलन ग्रेन किस फॉर्म में रहता है बेटा, 2 सेल फॉर्म में रहता है। तो इसलिए आंसर इज द फर्स्ट इज द क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है 149, सेलेक्ट द पेरिनियल मोनोकार्पिक एवरग्रीन मोनोकोट प्लांट इन गिवन प्लांट, दिए गए पातों में बहुवर्षीय मोनोकार्पिक सदाबहार एक बीजपत्री पादप का चयन करो। मतलब मोनोकार्पिक होना चाहिए, ध्यान रखना। तो आप जानते हो यहाँ पर एक ही प्लांट है बेटा, कौन आपका मेनली है आपका बंबू। कौन है, बंबू, जो लाइफ साइकिल में केवल एक बार ही क्या करता है बेटा, ये फ्लावरिंग करता है। मतलब लगभग ये 50 से 100 ईयर में एक बार क्या करता है बेटा, ये लाइफ साइकिल में फ्लावर फॉर्मेशन करता है। इसलिए इनको बोलते हैं बेटा आपके बहुवर्षीय मोनोकार्पिक एवरग्रीन। तो आंसर इज द बंबू। चूज द मिसमैच पेयर, गलत युग्म को चुनिए। हाँ भैया चुनो, देखो मेगा स्पोरोफिल कार्पल्स बिल्कुल सही है, स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल, स्टेमन माइक्रोस्पोरोफिल बिल्कुल सही है। इधर देखो गुरु बीजाणुपर्ण अंडा बिल्कुल सही है। पुंकेसर गुरु बीजाणुपर्ण, ओहो गुरु बीजाणुपर्ण, ये मतलब ये गलत हो गया, ठीक है। फ्लावर मॉडिफाइड सूट बिल्कुल सही है। पुष्प रूपांतर प्रभो बिल्कुल सही है। एम्ब्रियोसेक मेल गैमेटोफाइट, भ्रूणपोष नर युग्मोद्भिद। अब देखो भाई, हाँ यहाँ पे भी देखो बेटा, यहाँ पे भी मिस्टेक हो रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई है, क्योंकि ये गुरु नहीं है, ये क्या है, लघु है। लेकिन अब जो आ गया वो तो हो गया। इसका मतलब है कि आंसर इसमें मिसमैच कौन कौन से कर रहे हैं, आपका दूसरा भी कर रहा है और फोर्थ भी कर रहा है। इसलिए आपको ध्यान में रखना है, सेकंड भी है और फोर्थ भी है। तो इसका आंसर ध्यान रखना बेटा, सेकंड भी आ जाएगा और फोर्थ भी आ जाएगा, ठीक है। इट इज क्लियर, क्योंकि ये बेटा आपके माइनर मिस्टेक हो गई यहाँ से, तो ताकि ये आपको, इधर तो बिल्कुल सही है, इधर तो इंग्लिश मीडियम में तो बिल्कुल सही है, बट हिंदी मीडियम में गड़बड़ है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इंग्लिश मीडियम में तो आप जानते हो कौन सा आंसर होगा बेटा इसका केवल फोर्थ आंसर ही होगा।
इंग्लिश मीडियम में केवल कौन सा आंसर होगा, ओनली फोर्थ आंसर होगा। हिंदी मीडियम में आपके सेकंड और फोर्थ दोनों होंगे, ठीक है ना। ओके बेटा, स्पोरोपोलेनिन इज सिक्रेटेड बाय, स्पोरोपोलेनिन स्रावित होता है किससे होता है बेटा, देखो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। अपन को पता है कि मेनली आपका इंपॉर्टेंट है कौन, टेपिटम, क्योंकि टेपिटम से बेटा क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इनकी कुछ यूबिस का बॉडी होती है, उन बॉडी से क्या होता है, रेगुलर सीक्रेट होता रहता है और सीक्रेट होकर ये स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन होता है। 152 हाउ मेनी पीएमसी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 80 मेल गैमीट, 80 नर युग्मकों, 80 नर युग्मकों के निर्माण के लिए कितनी पराग मात्र कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। बेटा अगर अपन बात करें कि यहां पर 4 माइक्रो स्पोर, तो आपको पता है कि एक सेल से बनते हैं, कितने से बनते हैं बेटा, एक सेल से बनते हैं। इसका मतलब है यहां 40 माइक्रो स्पोर मतलब सेल के लिए कितनी चाहिएंगी, 10 चाहिएंगी। इसका मतलब है 40 माइक्रोस्पोर है ये, बट आप जानते हो कि एक माइक्रोस्पोर के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं जब पोलन ग्रेन डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर क्या कर दोगे, 2 से काउंट कर देंगे, तो कितनी हो गई, 80 पोलन ग्रेन के अंदर क्या हो गई है बेटा, ये जल्दी बताओ, मेल गैमीट। क्या हो गया ये, मेल गैमीट। इसका मतलब है 80 मेल गैमीट को बनाने के लिए कितनी सेल की आवश्यकता होगी, यहां पर 10 MMC सेल की रिक्वायरमेंट होगी। इज द आंसर इज द 10 इज क्लियर फास्ट। हाँ फिर मैच करो कॉलम फर्स्ट को और कॉलम सेकंड को, करो भाई। देखो फ्यूनिकल, इंटेगुमेंट्स, हाइलम और माइक्रोपैल। फ्यूनिकल आप जानते हो बेटा कि स्टॉक होता है कि नहीं होता है, ये स्टॉक होता है। और हाइलम क्या होता है बेटा, ध्यान रखना, जंक्शन पार्ट ऑफ ओव्यूल एंड स्टॉक, ये हाइलम का पार्ट होता है, ये ध्यान रखिए आप। इंटेगुमेंट आप जानते हो प्रोटेक्टिव एनवल्प होती है बेटा, ये प्रोटेक्टिव एनवल्प होती है, यहां से पता है। इसके बाद फ्यूनिकल, फ्यूनिकल वाला पोर्शन अभी बताया था, स्टॉक और ओव्यूल, ये ओव्यूल का क्या होता है। और माइक्रोपोल क्या है पता है आपको बेटा, ये छोटा सा एक ओपनिंग होता है। तो इसका मतलब है डायरेक्टली आप देख लीजिए। अब कौन सा देखो ऑप्शन, फर्स्ट में बी, पहले का बी आ रहा है, सेकंड का सी, सेकंड का सी आ रहा है, थर्ड का डी, थर्ड का डी आ रहा है, फोर्थ का डी, फोर्थ का ए, तो फोर्थ का ए आ रहा है। तो पहला आंसर ज्यादा सही है, ठीक है ना बेटा। तो इट इज क्लियर, तो फर्स्ट आंसर इज द क्लियर। द मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक परिपक्व मादा युग्मोद्भूत निरूपित करता है, ओव्यूल है, गाइनोसियम है, एम्ब्रियोसैक है और एम्ब्रियो है। क्योंकि बेटा फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियोसैक भ्रूण कोश होता है, ध्यान रखना, जो 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है ना। तो 7 सेल्स होती है और 8 केंद्रक होते हैं, तो इसे बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। तो आंसर इज द थर्ड। अगला देखो 155, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इन द फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ द एंजियोस्पर्म, निम्न में से कौन सा आवर्त बीजी पादप के मादा युग्मोद्भिद में द्विगुणित संरचना है। देखो डिप्लॉइड संरचना, सिनर्जेट सेल्स, सिनर्जेट सेल्स कैसी है बेटा आपको पता है, एन है। एक्स सेल भी कैसी है, एन है। एंटीपोडल सेल भी एन है, बट सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, 2n है, क्योंकि ये 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। तो आपका यहां पर पता है कौन सा पार्ट हुआ बेटा आपका डिप्लॉयड, ये आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस डिप्लॉयड, क्लियर हो गया। 156, कंसीडर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए, पढ़ो भाई। मिडिल लेयर
मिडिल लेयर्स ऑफ एंथर वॉल आर द एब्जॉर्ब वाइटा टेपिटम। पराग कोश की भित्ति मध्य परत टेपिटम अवशोष होती है, बिल्कुल करती है, सही है। एक्जेनोपोलन ग्रेन इज द थिन एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड ऑफ द सेलुलोज। परागकण की भाई ये चोल एक पतली और सतत परत सेलुलोज से फैक्टर से बनी होती है, गलत हो गया ये। तीसरा द एक्जैन, तीसरा सी है, स्पोरोपोलन इज द प्रेजेंट ऑन द ग्रेम जर्मपोर, ये सही हो गया। स्पोरोपोलन जन्म छिद्रों पर उपस्थित होता है, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होता है। इसके बाद देखो द एक्जैन एग्जिबिट द फैसिनेशन एरी ऑफ पेशेंट द डिजाइनिंग, बिल्कुल सही है भाई। ये चोल जो होता है बेटा वो आपका इस प्रकार से शो करता है, तो ए और डी बिल्कुल सही है, तो ए और डी सत्य है। इसका मतलब है फोर्थ आंसर इज द क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, कितनों में से आपको ए भी सत्य नहीं है, बी सी सत्य नहीं है, बी डी सत्य नहीं है, ए डी सत्य, ए और डी सत्य, बिल्कुल सही है। तो आंसर इज द फोर्थ। 157 मियोटिक सेल्स डिवीजन टेक प्लेस ड्यूरिंग अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। भाई अब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन आप जानते हो बेटा, ये कहां पर होता है? गैमेटोजेनेसिस, एम्ब्रोजेनेसिस, ऑर्गोजेनेसिस और पार्थेनोजेनेसिस। बड़ी अपन को पता है युग्मक जनन, इसका मतलब है ये गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो गैमीट का फॉर्मेशन जब होता है तो वहां पर क्या होता है? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो इसलिए क्लियर राइट इज द एम्ब्रियोजेनेसिस। 158 A research scholar collect some pollen grain of various plant species inviting in an area. He found that some pollen grain are viable for 30 minutes, while some of the can survive up to month. It indicates, क्या इंडिकेट करता है भाई? देखते हैं। एक शोधार्थी क्षेत्र में निवास कर रही विभिन्न जातियों के परागकणों को एकत्रित करता है और वह पाता है कि कुछ परागकण 30 मिनट तक जीवन सक्षम है, जबकि इनमें से कुछ महीने तक जीवित रहते हैं। तो ये इंगित करता है वेरिएबिलिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ शेप एंड द पोलन ग्रेन, परागकणों की संरचना और आकृति की विभिन्नता। चलो हो सकता है वेरिएबिलिटी इन एबिलिटी, जीवन क्षमता में विभिन्नता, ये ज्यादा सही है। वेरिएबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन नॉट द डिपेंड, ये वाला गलत हो गया। मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, क्या एक से अधिक सही हो सकता है? क्योंकि परागकणों की आप जानते हो केवल और विभिन्नता जो आता है वो जीवन क्षमता पर डिपेंड करता है, तो इसलिए आंसर इज द सेकंड इज द क्लियर। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर बेटा इसकी आकृति से मतलब नहीं है, ठीक है ना तो इसकी संरचना से मतलब है, केवल मतलब है केवल उसकी वेबिलिटी पर ध्यान रखना। ठीक है, तो आंसर इज द सेकंड। अगला जाओ बेटा 159 वाटर पॉलिनेटेड प्लांट आर, जल परागत पादप होते हैं। वेलेस्नेरिया हाइड्रिला होंगे क्या? बोलो भाई। बेलेस्नेरिया हाइड्रिला, बेलेस्नेरिया हाइड्रिला, हाँ ये दोनों ही किस्में हैं। बेलेस्नेरिया और हाइड्रिला आपके जानते हो बेटा कहां पर पाए जाते हैं? वाटर प्लांट होते हैं। हाइड्रिला मेज नहीं होंगे। बेलेस्नेरिया वाटर हाइसिंदा, बेलेस्नेरिया और जलकुंभी, क्योंकि अपन को पता है जलकुंभी के अंदर नहीं होता बेटा ये, क्योंकि जलकुंभी में कौन सा होता है? विंड या इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। ब्रायोफाइटा वाटर लिली, क्योंकि वाटर लिली भी आप जानते हो कहां पर होती है? ये भी वाटर के अंदर होती है। लेकिन ब्रायोफाइटा आप जानते हो बेटा ये वाटर के बाहर भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब है केवल और केवल जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वेलेस्नेरिया होती है और दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रिला होते हैं। तो ये फर्स्ट आंसर जा क्लियर हो गया। विच वन ऑफ द डिवाइस टू डिस्कोर्स सेल्फ पॉलिनेशन, इनमें से कौन सा एक ऐसा स्वयं परागण को कम करने की युक्ति है? भाई स्वयं परागण कम करने की युक्ति तो एक ही है, सेल्फ स्टेरिलिटी। कौन सा बेटा? सेल्फ स्टेरिलिटी। इसके अलावा तो मुझे लग नहीं रहा कोई और है। देखो दूसरा देखो, सिनकॉन द पोलन रिलीज द स्टिग्मा रेस्पेक्टली, परागकण के मुक्त होने से प्रतिक्रिया सुरक्षा का समीकरण नहीं है। क्लिस्टोगैमी, ये भी स्वयं परागण को बढ़ावा देना है। ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है कौन सा आंसर इज द फर्स्ट आंसर इज द राइट बेटा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु के निर्माण की क्रिया। हाँ भाई देखो इसमें क्या आना है? फॉर्मेशन फ्रॉम पॉलिनेशन मदर सेल थ्रू ए फॉर्म द बी। अब देखो यहां पर बेटा क्या आएगा बताओ जल्दी से, कि ए फॉर्म कर रहा है और बी से कर रहा है। इसका मतलब है देखो यहां पर मियोसिस, मियोसिस होगा तो क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर बनेंगे। मान लीजिए मैंने हटा कर दिया मियोसिस हो गया, तो यहां पर क्या बन गया? माइक्रोस्पोर बन गया। ठीक है, इसके बाद देखो सी में आ गया माइक्रोस्पोर,
माइक्रोस्पोर आर द अरेंज इन माइक्रोस्पोर टेट्राड, क्योंकि ये टेट्राड के फॉर्म में होंगे, पता है आपको, ये टेट्राड के फॉर्म में होंगे यहां पर। इसके बाद है डी, थर्ड वाला, माइक्रोस्पोर चेंज इनटू द डी, किस में चेंज हो जाते हैं बेटा, पोलन ग्रेन के अंदर चेंज हो जाते हैं, तो यहां पर पोलन ग्रेन आ जाएगा। तो इसका मतलब है देखो आपका मियोसिस हुआ, माइक्रोस्पोर बने, माइक्रोस्पोर टेट्राड बने और आपके पोलन ग्रेन बने, तो आंसर इज द फोर्थ इज द क्लियर आ गया बेटा आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ओवरी इन द गिवन डायग्राम, दिए गए चित्र में अंडाशय के एक प्रकार को पहचानिए। बिल्कुल पहचानो भाई, क्या पहचानता है, क्योंकि अपन को पता है ये आपको किसका है डायग्राम, पेपावर का, किसका है बेटा ये, पेपावर सोमनीफेरम, याद करो, ओपियम अफीम जिसको बोलते हैं। और अफीम के अंदर देखो ये सारे के सारे कैसे हो रहे हैं बेटा, ये सब आपके फ्यूज हो रहे हैं। तो फ्यूज जहां पर कार्पेलरी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सिनकार्पस, क्या कहते हैं, सिनकार्पस। और आप जानते हो बेटा इनके पास क्या होते हैं, काफी मोनोकार्पेलरी कंडीशन नहीं होती, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन होती है, क्योंकि कई सारे क्या पिस्टल होते हैं इनके पास, तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पली एपोकार्पस नहीं बोलेंगे, मल्टी कार्पस सिनकार्पस यस इसको ये बोलेंगे, और बाकी के तो कुछ है नहीं। ठीक है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द विंड पोलिनेटेड पोलन इज आर, वायु परागत परागकण होते हैं। देखो वायु परागण आप जानते हो नॉन स्टिकी, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे स्टिक से कोई मतलब ही नहीं है इनको, ये तो नॉन स्टिकी होते हैं। लाइट हल्के, यही बात भी सही है। प्रोडक्ट्स तो लार्ज नंबर, अधिक संख्या में निकालते हैं, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल सही है, क्योंकि सारी चीजें बिल्कुल कह सकती है अडेप्टेड हो रही है। नॉन स्टिकी होते हैं, लाइट होते हैं, प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर में होते हैं, ऑल ऑफ दीज सही है, तो बिल्कुल सही होगा, आंसर इज द 4। गेटेनोगैमी इन्वॉल्व सजातीय पुष्पी परागण में सम्मिलित होते हैं। बेटा सजातीय पुष्पी परागण में आप जानते हो क्या होता है बेटा, ये अपन के पास एक प्लांट है और इस प्लांट के अंदर पता है ये एक तो ये फ्लावर है और दूसरा ये फ्लावर है ना, ये फर्स्ट नंबर का फ्लावर है आपका, ये फर्स्ट नंबर का फ्लावर है, और ये कैसा है बेटा आपका सेकंड नंबर का फ्लावर है, ये सेकंड नंबर का फ्लावर है। तो इस फ्लावर के प्लांट तो सेम है बट फ्लावर डिफरेंट है, तो इस फ्लावर के जो पोलन ग्रेन होंगे वो इस फ्लावर की स्टिग्मा तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन, गेटेनोगेमी कहते हैं। तो देखिए अब कौन सा हो सकता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर बाय द पोलन फ्रॉम एंथर फ्रॉम द सेम प्लांट, बिल्कुल है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर बाय द पोलन ग्रेन फ्रॉम द सेम फ्लावर, अब सेम फ्लावर में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर ऑफ द पोलन फ्रॉम द फ्लावर द अनदर प्लांट इन द सेम पॉपुलेशन, सेम पॉपुलेशन, एक समान जनसंख्या में एक पुष्प का अन्य पादप के पुष्पों के परागकण का निषेचन, क्योंकि आप जानते हो ये तो दूसरा हो सकता है। फर्टिलाइजेशन ऑफ द फ्लावर बाय द पोलन ग्रेन फ्रॉम ए फ्लावर अनदर द प्लांट बिलोंगिंग द डिस्टेंट पॉपुलेशन, एक पुष्प का अन्य पादप के पुष्प परागकण का निषेचन जो दूरस्थ जनसंख्या संबंध होता है, तो मतलब ही नहीं है। जब क्लियर दे रखा है यहाँ पर, एक ही पादप के अन्य पुष्प के परागकण द्वारा एक पुष्प का निषेचन, उसी को क्या कहते हैं अपन बेटा, ये गेटेनोगैमी कहते हैं। तो आंसर इज द फर्स्ट इज द क्लियर, बिल्कुल हो गया। नंबर 65, which of the following features is are common, इनमें से कौन से लक्षण दोनों वायु परागत और जल परागत पुष्पों के सामान्य होते हैं। अब देख लीजिए आप, पोलन ग्रेन आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक, हो सकते हैं क्या। स्टिग्मा इज द लार्ज एंड द फेदरी, ये तो एयर के लिए होता है। द फ्लावर आर नॉट कलरफुल, आप जानते हो पुष्प रंगीन नहीं होते हैं, ये किसके लिए होंगे बेटा, ये आप जानते हो आपके वाटर पॉलिनेशन और एयर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन दोनों के लिए होंगे। तो आपका थर्ड वाला ज्यादा सही हो रहा है, ठीक है। पुष्प मकरंद उत्पन्न नहीं करते, बिल्कुल सही है, ये भी नहीं करते हैं, इसका मतलब है आपका थर्ड और फोर्थ ज्यादा सही हो रहा है। तो यहाँ पर कोई सा ऑप्शन है, थर्ड फोर्थ, पहला ही ऑप्शन है, क्योंकि बेटा आप जानते हो ये इनके अंदर जो पहली वाली कंडीशन है ये नहीं होगी, है ना। दूसरी वाली कंडीशन में देखो ये विंड पॉलिनेशन के लिए तो सही है बट वाटर के लिए सही नहीं है सेकंड वाली कंडीशन, इसलिए आपके थर्ड और फोर्थ ये क्लियर है, वो फर्स्ट ऑप्शन में क्लियर है, तो ये वाला सही जाएगा आपका फर्स्ट आंसर। ट्रिपल फ्यूजन इन द एंजियोस्पर्म इज द फ्यूजन ऑफ द सेकंड गैमेट विद, आवर्तबीजी में त्रिक संयलन में द्वितीय युग्मक का किसके साथ संलयन होता है। अरे भाई देखो डबल फर्टिलाइजेशन कराया था, तो एक गैमेट तो ये है, एक सेल ने क्या किया इसके साथ किया, तो ये क्या बना 2n जाइगोट बना।
तो ये जाइगोट बना, ये तो आपका हो गया बेटा आपका फ्यूजन, ठीक है, जिसको सिनगेमी कहते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड जो बात कर रहा है यहां पर, सेकंड जो गैमीट है, अब ये पोलर न्यूक्लियाई जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, इससे क्या करता है बेटा, वो इससे फ्यूज करता है, इसी को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो यहां पर बनता है 3N, और इसी को बोलते हैं एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्पर्म। तो देख लीजिए एंटीपोडियल सेल एंड द वन सेल सेल्स, नहीं, टू एंटीपोडियल सेल्स, ये ज्यादा सही लग रहा है मेरे को। एंटीपोडियल से हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। टू सिनर्जिड सेल से नहीं होता, सेकेंडरी न्यूक्लियस से करता है, तो सेकेंडरी न्यूक्लियस से राइट आंसर था। तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस है जो टू पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। एंडोस्पर्म द कंजुप्स बाय द डेवलपमेंट एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, विकासशील भ्रूण के द्वारा भ्रूण पोष का उपभोग किसके बीच कर लिया गया। देखो अपन को पता है बेटा एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म क्या है, आप जानते हो बेटा एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशंस देता है। अब मान लीजिए कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, कंप्लीटली ये कंज्यूम हो जाता है, तो ऐसे सीड को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। बोलते कि नहीं बोलते, बोलो। अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड होगा, इसका मतलब ये ज्यादातर डाइकोट के अंदर प्रेजेंट होगा, और जिसके अंदर कंप्लीटली एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं होता है वो दूसरे सीड कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, एंडोस्पर्मिक सीड। इसका मतलब है कि यहां पर देखो एंडोस्पर्मिक सीड मेनली मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होता है, बट आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा मेनली यहां पर कौन सा है। तो देखिए विकासशील भ्रूण के द्वारा भ्रूण पोष का उपयोग किसके बीच में कर लिया जाता है, तो कंप्लीटली आपको पता है पी प्लांट, मटर, ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि नारियल और अरंड भी आपके डाइकोट होते हैं, बट ये ध्यान रखना इनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ये तो मोनोकोट है, इसमें तो रहेगा, इसलिए ज्यादा आंसर सही कौन सा हो रहा है आपका, पी वाला प्लांट है, जिसमें कंप्लीटली क्या हो जाएगा बेटा, कंज्यूम हो जाएगा। द थैलेमस इज एडिबल। थैलेमस किसमें खाने वाला भाग है, आप जानते हो बेटा थैलेमस है कौन सा पार्ट भाई, मेनली आप जानते हो कि ये आपका ओवरी वाला पोर्शन है। इसी ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। क्या बनता है, फ्रूट। लेकिन कुछ ऐसे भी है आपके प्लांट जिसका जो नीचे वाला थैलेमस वाला पार्ट होता है, इसी से क्या होता है, कंप्लीटली यहाँ पे फ्रूट बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि बेटा एक कंडीशन देखी होगी आपने, ये थैलेमस है, तो थैलेमस देखो यहाँ पर कप शेप में होता है कि नहीं होता है, ये कप शेप के अंदर है, और इसी के अंदर पूरा की पूरा ओवरी ये फिट रहता है। तो ये जो पूरा ओवरी यहां पर फिट रहता है, तो ये ओवरी से जो फ्रूट बनेगा वो कंप्लीटली थैलेमस की बॉल से भी बनेगा। तो थैलेमस की जो बॉल से बनी है वो उसके फाल्स फ्रूट कहलाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेन एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होगा, थैलेमस होगा। तो कौन कौन से प्लांट है, एप्पल और स्ट्रॉबेरी, तो ये ज्यादा सही हो गया। इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट द डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन आर, एक भ्रूण कोश के कोशिका है जो निषेचन के पश्चात अपराशित हो जाती है। आप जानते हो बेटा ये एंडोस्पर्म है, ऊपर की सेल एंटीपोडियल सेल है, ठीक है। ये बीच में आप जानते हो ये टू पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ये वाले होते हैं। बीच में यहाँ पर देखो ये एक्स सेल है और दोनों क्या है, सिनर्जिड सेल्स है। अब आपको पता है कि ये ज्यादा उपयोग में आने वाली चीज है, क्योंकि ये आप जानते हो कि यहाँ पर 3N एंडोस्पर्म बनाएगा और ये क्या बनाएगा, जाइगोट बनाएगा। बाकी की सब सेल क्या हो जाएगी, डिजनरेट हो जाएगी। इसका मतलब है एक तो एंटीपोडियल सेल ये खत्म हो जाएगी और सिनर्जिड सेल्स ये खत्म हो जाएगी। तो देख लीजिए यहाँ पर सिनर्जिड्स एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नहीं होगा, सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडियल सेल्स ये ज्यादा सही हो रहा है। एंटीपोडियल प्राइमरी एंडोस्पर्म नहीं होगा, एग एंटीपोडियल नहीं होगा, तो इन दोनों सेल्स जो है डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर इज द सेकंड करेक्ट। Which of the following the floral part from the pericarp after fertilization, निम्न में से कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन के पश्चात फलवृत्ति का निर्माण करता है। क्योंकि आप जानते हो जैसा ओवरी का फॉर्मेशन हुआ, ये तो हो गया। Which of the following floral parts from pericarp आफ्टर फर्टिलाइजेशन, निम्न में से कौन सा पुष्पीय भाग निषेचन के पश्चात के फलवृत्ति का निर्माण करता है। देखो फल भित्ति का फॉर्मेशन आप ध्यान रखना, ये अंडाशय की भित्ति से होता है, ओवरी वॉल से होता है।
क्योंकि आपको पता है बेटा ये ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो ओवरी वाल जो होती है, इसी ओवरी वाल से जो बनता है कंप्लीटली क्या बनता है, वो आपका फ्रूट का ही बॉल बनता है। तो इसलिए ध्यान रखें यहां पर ओवरी बॉल, जबकि अपन जानते हैं कि इंटेगुमेंट जो ओव्यूल होता है वो एक सीड के अंदर होगा। सीड का जो आपका कंप्लीटली बनेगा वो किससे बनेगा, वो इससे ही बनेगा। तो ओवरी बॉल से क्या होगा बेटा, ये आपका कंप्लीटली फ्रूट बॉल बनता है। द आउटर मोस्ट लेयर द मेज एंडोस्पर्म द नॉन एज, एक मक्का के भ्रूण पोष की सबसे बाहरतम परत होगी। आउटर मोस्ट लेयर, आपको पता है बेटा आउटर लेयर कौन सी होती है, देखो ये मक्का के सीड का डायग्राम है, ठीक है ना। आप जानते हो बेटा ये जो एल्बुमेन लेयर होती है जो प्रोटीन से बनी होती है, किससे होती है, ये एल्बुमेन लेयर होती है। तो ये प्रोटीन वाली होती है, तो इसलिए ज्यादातर कौन सी होगी, एल्बुमेन लेयर होगी। आंसर इज द सेकंड इज क्लियर। द एसेंशियल होल ऑफ द फ्लावर आर, एसेंशियल पार्ट आप जानते हो कौन कौन से होते हैं बेटा, भाई देखो हेल्पिंग वाले जो पार्ट होते हैं या एसेंशियल जो वाला पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं आपको पता है, एक तो कोरोला है और एक कैलेक्स है, ठीक है ना बेटा, ये कोरोला और कैलेक्स। और आपके एसेंशियल वाले पार्ट जो बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिनको सेक्स पार्ट भी बोल सकते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो यहाँ पर क्या पूछा है, एसेंशियल, एसेंशियल कौन कौन से हैं, पोमोंग और जायांग, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। आंसर इज द थर्ड। Which of the following perform the माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इनमें से कौन से लघु बीजाणु जनन को दर्शाता है, भाई इनमें से कौन सा लघु बीजाणु को दर्शाता है। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, पराग मात्र कोशिकाएं, एक और दोनों और नन ऑफ दीज, बिल्कुल सही है बेटा। एमएमसी, एमएमसी से क्या बनता है, माइक्रोस्पोर, क्या बनता है, माइक्रोस्पोर। इसका मतलब है कि एमएमसी बोल सकते हैं और पीएमसी भी बोल सकते हैं। तो एमएमसी का क्या हो गया, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और पोलन मदर सेल। तो दोनों में क्या होता है बेटा, मियोसिस होगा। तो मियोसिस होगा क्या, माइक्रोस्पोर बनेगा। तो माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन की क्रिया को क्या बोलते हैं, माइक्रो जल्दी बोलो, स्पोरोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इज द कौन सा हो जाएगा बेटा, आपके दोनों ही जाएंगे, ठीक है, बहुत एक और दो दोनों ही हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही सेल आपकी कैसी है बेटा, ये मदर सेल है, ये दोनों ही सेल है, ये मदर सेल है। फ्रॉम द गिवन एग्जाम्पल द हाउ मनी डबल फर्टिलाइजेशन इज द प्रेजेंट, बिल्कुल भाई। अब देखो दिए गए उदाहरण में से कितने द्वि निषेचन पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन आप जानते हो केवल और केवल एंजियोस्पर्म का ही कैरेक्टर होता है। तो एंजियोस्पर्म में आप जानते हो बेटा आपके कौन कौन से होते हैं, साइकस होता है क्या, नहीं होगा। मक्का होता है क्या, बोलो बोलो बोलो, बिल्कुल होगा। पपीता बोलो, होगा। घास बिल्कुल होगा। पाइनस नहीं होगा, क्योंकि ये आप जानते हो जिम्नोस्पर्म कहते हैं। टेरिडियम टेरिडोफाइटा में नहीं होगा। नारियल एंजियोस्पर्म में आता है। एडियंटम नहीं होगा। खीरा आता है, आम आता है, बेलेसनेरी आता है, टेरेस नहीं आता है, देख लीजिए। अब तो दो निषेचन कौन कौन से एंजियोस्पर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 7 इज द राइट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट ध्यान रखना, तो आपको बेटा ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि एंजियोस्पर्म प्लांट कौन कौन से होते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांटों में ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है। इट इज क्लियर, ओके। From the given how many events are include under post fertilization events, दी गई घटनाओं में से कितने पश्च निषेचन घटनाओं में संबंधित है। अब देखिए पश्च निषेचन, इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन कंप्लीटली हो चुका है। अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है इसका मतलब है यहां पर जाइगोट बन चुका है, और जाइगोट के बाद यहां एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा है। ओके बेटा, इसका मतलब देखो मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड, बीजांड बीज, बीजांड का बीज में परिपक्वन होना, बिल्कुल सही है। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन आपको पता है बेटा ये रेगुलर फर्टिलाइजेशन के दौरान चल रहा है, लेकिन पोस्ट में नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। मैच्योरेशन ओवरी इनटू द फ्रूट,
बिल्कुल सही है। अंडाशय का फल में परिपक्व होना, ओके बिल्कुल सही है। अगला देखो, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, भ्रूणपोष का विकास। भ्रूणपोष का विकास भी आप जानते हो कब होता है बेटा, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान ही होता है, ध्यान रखना, ठीक है, तो नहीं होगा। एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रोसेक, देखो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है। एम्ब्रो डेवलपमेंट बिल्कुल होगा। तो सही विकल्प कौन सा है, तो सही विकल्प देखो आपका 4th, 6th, 5 और 3। हाँ एक बार और देखो यहां पर बेटा, एक एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट भी फर्टिलाइजेशन के दौरान होता है। तो कितने हो गए, 3 आंसर तक क्लियर हो गए, तो 4th आंसर इज द क्लियर, ठीक है बेटा, ओके आगे चलते हैं। इन ए टाइप ऑफ एपोमिक्सिस नॉन एज एडवेंटेज एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम द, असंग जनन के प्रकार को, असंग जनन के प्रकार को अपस्थानिक भ्रूणता भी कहा जाता है, और भ्रूण सीधे विकसित होता है। क्योंकि अपन जानते हैं बेटा असंग जनन क्या होता है कि जो भी सीड का फॉर्मेशन करता है ये विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनता है, ठीक है। तो न्यूसिलस एंड इंटेगुमेंट बिल्कुल जाइगोट से नहीं होगा। सिनर्जिड सेल, एंटीपोडे सेल, एम्ब्रोसेल, एसेसरी एम्ब्रोसेल एंड द ओव्यूल, इसका मतलब है कि आपका असंग जनन प्रकार में अपस्थानिक जो भ्रूणता बनती है वो बीजांडकाय या अध्यावरण से बनती है। इज द क्लियर, इज द फर्स्ट, ओके। मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड करो भाई, कॉलम मैच करो, दोनों में क्या है। पार्थिनोकार्पी आप जानते हो, पार्थिनोकार्पी बेटा आपके सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही है, लेकिन सीड का फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पर फ्रूट का होगा, तो ध्यान रखना सीडलेस फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ये ज्यादा सही होगा, ठीक है। पॉली एम्ब्रियोनी में आप जानते हो बेटा कि सीड का फॉर्मेशन तो हो जाता है, लेकिन जहां पर एम्ब्रियो बहुत सारे बनते हैं सीड के अंदर उसको बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सोमेटिक एम्ब्रोजेनेसिस, तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम द सोमेटिक सेल से हो रहा है, तो ये बचा कुचा किससे होगा, इससे होगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, अब देख लीजिए अपन, ए का फोर्थ नहीं आ रहा पहले में, ए का थर्ड आ रहा है पहले में, दूसरे वाले मतलब बी का सेकंड आ रहा है, सी का फर्स्ट आ रहा है, डी का फोर्थ और डी का फोर्थ आ रहा है, तो आंसर इज द सेकंड, इज द क्लियर, ठीक है बेटा। अरेंज ऑफ द एबीसीडी एट द ई एंड सीक्वेंस ऑफ द डाइकोट एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट स्टेज, तो यहां पर आपको बेटा ये स्टेज को सीक्वेंस में क्या करना है, कंप्लीट करना है। कैसे करोगे, क्योंकि ये जाइगोट बना, इस जाइगोट में आपको पता है डिवीजन होंगे, तो ये डिवीजन से 2 सेल्स तैयार होती है, नहीं होती है बेटा। उसके बाद क्या होता है, फिर रेगुलर आगे बढ़ेगा, फिर आपके ये सस्पेंसर सेल बनेगी, आपकी ये सस्पेंसर सेल बनेगी बेटा। सस्पेंसर सेल के बाद फिर ये आपको जानते हो भ्रूण आपका एम्ब्रियो कैसा होता है, ये इस प्रकार का हार्ट शेप में हो जाएगा। तो आपका कौन सा नस साइज होना चाहिए भाई, देखो यहाँ पर एक सेल कौन सी है, बी वाली है, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड सेल डबल हो रही है, डी वाली है, तो बी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है, ये बी और डी आ रहा है। उसके बाद क्या आएगा अगला ए आएगा, ए वाला ये सस्पेंसर सेल वाली बन जाएगी, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा, और लास्ट में पूरा कंप्लीटली ये डाइकोटिलीडन क्या बन जाएंगे इसमें कंप्लीट। तो फोर्थ ऑप्शन इज द क्लियर, ज्यादा सही आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। तो ये एनसीईआरटी में दे रखा है डायरेक्टली। सेकंड लास्ट है, एपीब्लास्ट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, एपीब्लास्ट किसका रूपांतरण होता है भाई, आप जानते हो सूट का होता है, किसका होता है बेटा, ये सूट का होता है। तो एपीब्लास्ट आप जानते हो बेटा ये आपका कोई भी आपका सीड है, इस सीड के अंदर आप जानते हो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है एपीब्लास्ट, जो ये सूट वाले पोर्शन में होती है, ध्यान रखना। बाकी क्योंकि ये वाला पोर्शन तो पूरा आपका कैसा नीचे वाला पोर्शन है, ये स्कूटेलम जो कहलाता है, जबकि आपका जो सेकंड आपका क्या होता है, ये पूरा की पूरा कोटलीडन होता है। क्या होता है, ये कोटलीडन होता है। तो एपीब्लास्ट किसका रूपांतरण होता है, तो इसका मतलब है रूपांतरण क्या वास्तव में ये स्कूटेलम होता है, और ये स्कूटेलम एक टाइप का कितना सूट वाला होता है। तो ध्यान रखें आप, एपीब्लास्ट का रूपांतरण किससे होता है बेटा, आपका बीज पत्र सीटा कोटलीडन से होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, विच इज राइट अबाउट द सीड, बीज के लिए क्या सही है। ऑर्किड फूड कंटेन अबाउट द 1000 ऑफ सीड, ऑर्किड फल के में आप जानते हो हजारों की संख्या में बीज पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑर्किड कंटेन टिनी सीड्स, ऑर्किड छोटे छोटे बीज रखता है, सही है।
डेट पाम रिप्रेजेंट वेलिडिटी सीड ऑफ द 10,000, क्योंकि डेट पाम में आप जानते हो 2,000 वेलिडिटी होती है, इसलिए गलत हो गया। सीड आर फाउंड द फाइकस, पाइनस एंड टेरिडियम, सीड के अंदर आप जानते हो अब द फाइकस में पड़ जाता है, पाइनस में, लेकिन टेरिडियम में सीड नहीं पाया जाता है। तो इसलिए कौन सा आंसर सही हो जाएगा? फर्स्ट ए और बी। तो आपका कौन सा है? फर्स्ट ए और बी ओनली, ये आंसर सही जाएगा। इसी के साथ बेटा तुम्हारे ये डीटीएस वाले टीएस वाला क्वेश्चन जो माइनर 11 था, तो ये कंप्लीट आपका वीडियो सॉल्यूशन के साथ क्या होता है? खत्म होता है। ओके, जय सीएलसी बेटा। ओके।